हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मैं अपना आइडल मान कर चलता हूँ। इनकी एक एक बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखिए, इन्होंने कहा है एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, मतलब बिना किसी वापसी के अपने अतीत को स्वीकार करो और हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, और आपका जो आत्मविश्वास है उसके साथ अपने प्रेजेंट को हैंडल करो। एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर, और बिना किसी डर के आपका जो फ्यूचर, आपका भविष्य है उसका सामना करो। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड जस्टिस कर्नन केस। मतलब कोर्ट की अवहेलना मानने पर जस्टिस कर्नन साहब थे जो हमारे, उनके ऊपर केस लगा था, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। देखिए, वाई इन न्यूज में सुर्खियों में क्यों रहे थे ये जो हमारे जस्टिस कर्नन साहब हैं, ये सुर्खियों में क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने कोर्ट की जो अवहेलना उसको अस्वीकार किया था। कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर केस लगाया गया था, इन्होंने कुछ केस लगाए थे जिसके ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक अवमानना मामले में ये उपस्थित नहीं हुए थे, कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, और इस आधार पर इनको जो है वो 6 महीने की जो 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को इनके बारे में। देखिए, ये जो मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई पद पर रहते हुए कोई जज गिरफ्तार होगा और जेल जाएगा, मतलब इसे कोर्ट की अवमानना करने के लिए 6 महीने की जो है इन्हें सजा सुनाई गई थी। और किस आधार पर सजा सुनाई गई थी, क्या केस था, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसके हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। इसके क्या है, बात है 30 मार्च 2009 की, जिसमें जो मद्रास हाई कोर्ट के ये जो है हमारे पर्सन है, ये जज बनाए गए थे। मतलब 30 मार्च 2009 को ये हमारे जज बनाए गए थे, कहाँ के? मद्रास हाई कोर्ट के। और उसके बाद नवंबर 2011 में इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अपने जो साथी जज थे उनके खिलाफ शिकायत की थी कि उनके दलित होने के कारण उनको प्रताड़ित किया जाता है। और उसके लिए इन्होंने बाकायदा कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें इन्होंने अपने दोस्तों के जो जजेस थे, उनके मतलब जो जजेस थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, उनको उनके नाम भी बताए थे, और ये भी कहा था कि उसके आधार पर उनके जजेस के साथ साथ एक चीफ जस्टिस भी शामिल थे, जिनके उन्होंने नाम बताए थे कि किस तरीके मेरे को कैसी एक पार्टी में मेरे से कुछ अपशब्द कहे थे और जिसके आधार पर मेरे को अपमानित किया था। उसके बाद इनको 2 साल बाद जनवरी 2014 में जो एक घटना और घटी थी, जिसमें एक डिवीजन बेंच जजों के लिए एक नामों की सिफारिश से एक जो जनहित याचिका फिर उस पर सुनवाई कर रही थी। तभी जस्टिस साहब थे जो कर्नन साहब, ये एक कोर्ट रूम में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा था कि जजों के लिए जो नाम की जो दाखिल प्रक्रिया है, मतलब जो चयन की प्रक्रिया हो रही है, वो सही नहीं हो रही है, और इस मामले में वो एक जो है शपथ पत्र है वो दाखिल करेंगे। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की जो है वो फेयर काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार धांधलेबाजी हो रही थी। और उसके बाद मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर्नन के व्यवहार को अनुचित बताया और उनकी निंदा भी की थी। फिर मद्रास हाई कोर्ट के जो तत्कालीन हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति R.K. अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P. सदाशिवम को एक पत्र लिखा था, जिसमें कर्नन का जो है तबादला मद्रास हाई कोर्ट से कहीं और करने की बात की थी। और उस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा था कि मतलब किस तरीके से कर्नन साहब ने उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया था, तो उसका भी जिक्र उसमें उन्होंने करा था। और उसके बाद साल 2015 में 15 के मिड में जो जस्टिस कर्नन ने हाई कोर्ट के एक जज पर भी अपने चैम्बर में जो है वो एक इंटर्न का यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। हालांकि उसका वो जस्टिस साहब वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए थे, पर उस साहब तो उन्होंने उनको बारे में कहा था कि इस तरीके से ये जो है अपने चैम्बर में किसी एक इंटर्न के साथ गलत तरीके से हरकत करते हैं। तो उसके बाद जो फिर जस्टिस जो कर्नन थे, उन्होंने अपने ही मतलब संज्ञान में जो एक पत्र लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनके जो S.K. कौल साहब थे, उनके नियुक्ति हुए आदेश पर रोक लगा दी। तो और वो कहा था कि ये जो है अनुसूचित जाति आयोग को SC/ST एक्ट के तहत जस्टिस कौल के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है निर्देश देंगे। और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और जस्टिस कर्नन के आदेश पर जो है वो रोक लगा दी। मतलब ये है कि उसके बाद जो जब काम इनको बांटा गया था, काम का जो बंटवारा किया गया था, उसे संतुष्ट होकर जस्टिस कर्नन ने नवंबर 2015 में और लंबे अवकाश के लिए जो वो है अवकाश पर चले, लंबे छुट्टी के लिए वो
चले गए थे। और उसके आधार पर जब वहाँ से वो वापस आए थे, उन्होंने फरवरी 2016 में फिर जो जस्टिस कर्नल ने उन्होंने जस्टिस कॉल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया था। और फिर उनका तभी उस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के ने जस्टिस कर्नल का तबादला कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया। और इसके जवाब में जो जस्टिस कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने जस्टिस कर्नल के तबादले के आदेश पर जो है लगी रोक को जो हटा दिया था। और इसके जवाब में उन्होंने जस्टिस कर्नल ने उन दोनों जजों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराने का आदेश जारी किया था। और इनकी जो वो हरकत थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था, अगर वह उनके निर्दोषों को मनाने से इनकार करते हैं या उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा तो उसके बाद तो उनके खिलाफ जो है वो अवमानना का केस चलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर थे, उन्होंने जस्टिस कर्नल से कमरे में मतलब बात की थी, इस मसले पर एक बंद कमरे में बात की थी। और फिर वो जो कोलकाता हाई कोर्ट जाने के लिए वो राजी हो गए थे। देखिए, मुद्दा जो उठा था वो उठा था आपका जनवरी 2017 से। मतलब ये इनके पीछे कहानी थी जिस तरीके का चला था। मतलब मुद्दा जो उठा था वो जनवरी 2017 से उठा था। मतलब जस्टिस कर्नल साहब ने केस लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व और मौजूदा जो 20 जज थे उनको भ्रष्ट बताते हुए PM मोदी को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि नोटबंदी के बाद जिस तरीके का जो अवैध पैसा पकड़ा जा रहा था और माना जा रहा था कि भ्रष्टाचार कम हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जुडिशरी है वो भी शामिल है। मतलब जुडिशरी में भ्रष्टाचार वो बिना किसी फियर के, बिना किसी भय के फैला हुआ है। और उसके आधार पर इन्होंने 1-2 पेज के पत्र लिखा था जिसमें उन जजों के और मौजूदा और जो पूर्व जज थे उनके नाम भी लिखे गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने उसको पेश किया था। और पेश करने के बाद फिर जस्टिस साहब ने एक जो शीर्ष अदालत के जो रजिस्ट्रार थे उनको भी एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दलित होने के कारण जो उनका उत्पीड़न किया गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान ले। तो लेकिन जो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में संज्ञान लिया और इस मामले की सुनवाई में जो वो पेश नहीं हुए और नोटिस के बाद पेश न हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को उनके खिलाफ जो है वो वारंट भी जारी कर दिया था आपके कर्नल साहब का। मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी, अभी उनको बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस आधार पर जैसे कि बताया गया था कि जस्टिस कर्नल ने जो वो ये क्या 8 मई को देश के प्रथम न्यायाधीश GS खेर और सुप्रीम कोर्ट के 7 अन्य जजों को 5 साल के सश्रम कारावास की सुनाई थी। मतलब जिस टाइम पे उन पर ये केस लगना था उससे एक दिन पहले ही उन्होंने न्यायाधीश GS खेर और सुप्रीम कोर्ट के 7 जो अन्य जज थे उनके 5 साल के सश्रम कारावास की सुनाई दिलाई थी। और जस्टिस कर्नल ने कहा था कि 8 जजों ने संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित SC/ST एक्ट के तहत, मतलब उन पर रोकथाम अधिनियम के तहत 2015 के संशोधित कानून तहत उन्होंने दंडनीय अपराध किया। मतलब उन्होंने ये कहा था कि सभी जजों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा और ये निर्देश दिया कि जुर्माना वो अदा नहीं करते तो उन सभी को जो 6 महीने की जेल है जो और काटनी पड़ेगी। परंतु अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जस्टिस कर्नल को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, उनको तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। अब देखिए, इस आधार पर जब आदेश दिया तो ये कार्य था जिसमें ये इशू था कि ये बताया गया था कि जो न्यायाधीश CS कर्नल थे उन्होंने कई अवसरों पर कहा था कि जाति के आधार पर देखते हुए, विक्टिम ऑफ कास्ट के देखते हुए कि वो एक दलित हैं, दलित के आधार पर उनको जो है वो परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को परेशान करने का जो आरोप लगाया था। और उसके बाद फिर उनका जो है जब वो ट्रांसफ़र किया गया था कि जब उन्हें स्थानांतरित कर दिया तो कर्नल साहब को कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के आदेश पर जो है वो रुक गए थे, परंतु CJI को सलाह दी थी कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य हस्तक्षेप ना करें, मतलब उसका जो एरिया दे रखा उसमें ही काम करे, उससे ज़्यादा बातचीत ना करे, अपना हाथ पैर ना हिलाए। और बाद में जो उसके बाद उन्होंने जो है आपका अपना पत्र है जो एक्सेप्ट कर लिया, अपना ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे कि TS ठाकुर से उनकी बातचीत हुई थी, बंद कमरे में बातचीत हुई थी, उसके आधार पर वो कोलकाता हाई कोर्ट जो जाने के लिए मान गए थे। और उनके आधार पर उसने फिर कई जो प्रसन्न थे, कानून मंत्री थे, CJI थे, PM थे, मतलब उनकी कई बैठकों और जो सेवानिवृत्त जो जजेस थे मतलब उन पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि ये व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में हैं, वो शामिल हैं। और इस कार्रवाई ने अदालत को जो वो है जो न्यायिक अनुशासन के लिए अवमानना जारी करने के लिए भी प्रेरित किया था।
मतलब देखिए ये एक पहला केस था, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मतलब एक तरीके का पहला केस पहली बार हुआ था जिसमें किसी संवैधानिक अदालत ने एससी या एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के खिलाफ अदालत की जो कार्यवाही की मतलब खिलाफ जो अदालत की कार्यवाही की अवमानना जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन जब बात करा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति और मतलब कि इसमें जो अनुसूचित जाति ने जो न्यायमूर्ति CS कर्णन को स्पष्टीकरण के लिए मतलब कि व्यक्तिगत रूप से जब पेश होने के लिए कहा था, तो जो न्यायाधीश ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से मना कर दिया था। मतलब उनसे कहा गया कि अगर आप सही हो, अगर इस तरीके के पर्सन ने कार्य गलत किया है या किस तरीके से इन्होंने ये कहा है, तो आप उसका पूरी तरीके से आकर स्पष्टीकरण दे। परंतु उन्होंने उनको जो जो सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना थी, मतलब उनके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको माना नहीं था और वो वहां पर पेश नहीं हुए थे। तो उसी आधार पर अदालत की जो अवमानना था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन थी, इसमें बात क्या है कि अदालत की मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 129 और 215 के अनुसार मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर किसी भी लोगों को उसकी अवमानना करते हैं तो उसको दंडित किया जा सकता है। अगर उन्हें कहते हैं कि उनको प्रेजेंट होना है या आना है, अगर वो उनको बातों को नहीं मानते हैं तो उनके आधार पर उन पर केस चलाया जाएगा। फिर दूसरे कहा गया था कि अनुच्छेद 129 में अनुच्छेद 129 में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक अदालत या जो रिकॉर्ड होगा जिसके आधार पर कि इस तरीके की जो अदालत है, इस तरीके की जो अदालत की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना की करने के लिए भी दंडित करने की जो शक्ति शामिल, अगर वो किसी तरीके का मतलब इसकी जो अवमानना है उसको मानते नहीं है तो उसके आधार पर भी उस पर दंड दिया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। फिर उस आधार पर इसमें जो पावर दी गई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मतलब ये दिया गया था कि इसकी जो शक्ति है अदालतों द्वारा दिए गए आदेश और उसके जो निष्पादन में उन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ये कि अनुपालन के तरीकों को चूकने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी दंडित करने के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब उनकी जो भी अवहेलना करता है, मतलब जो भी उनके आदेशों को नहीं मानता है, उनको भी उस आधार पर उनके दायरे में रखा जा सकता है, यानी कि बुलाया जा सकता है। और इस आधार पर कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अवमानना क्षेत्राधिकार में जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली को गरिमा बनाए रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी कि गरिमा बनाए रखने के लिए कि ये ना कहे कि उसका अपमान हो, और जिसमें स्वयं के भीतर अदालतों और जो हमारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उनके आधार पर कहने का मतलब उनकी जो गरिमा भी है वो भी शामिल है। कहने का मतलब न्यायिक संस्थाएं जो हैं उनकी महिमा सुनिश्चित करने के लिए भी इसे जो है वो कम किसी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर आर्टिकल 129 और 215 के अंदर पूरी तरह से इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि अगर कोई भी इनकी अवमानना करता है, इनका आदेशों को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। फिर आता है रिमूवल ऑफ जज, न्यायाधीशों को जो हटाना है कि जो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर जैसे हटाया जा सकता है जैसा कि जो आर्टिकल 124 में दे रखा है, और कि जिस तरीके से जो आर्टिकल 124 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उसी के आधार पर उनकी जो है उनको हटाया जा सकता है। और इस तरीके का जो निष्कासन है कि द प्रेसिडेंट इशू द ओरल, मतलब इस तरीके के जो उनको हटाना है उस पत्र में संसद द्वारा दिए गए पते के बाद राष्ट्रपति केवल हटाने का आदेश है वो जारी कर सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ हटाने का आदेश जारी कर सकता है, परंतु जो आदेश जारी किया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन के द्वारा पारित होगा, और जिसमें आपका टोटल मेंबरशिप का जो मेजोरिटी रहेगी उसमें नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 से कम नहीं होगा जो बहुमत और मतदान करने के आधार पर। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज उनको किस आधार पर हटाया जाता है, तो यहाँ पर देखना आपका स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर और ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेजोरिटी के आधार पर मैंने लेक्चर तैयार कर रखा है जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया है। फिर ये कहता है कि इसमें जो रिमूवल है उनका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर भी एक दुर्व्यवहार या आशंसा साबित कर दे तो उस आधार पर उनको हटाया जा सकता है। फिर जजों का ट्रांसफर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल के आधार 222 के आधार पर, यानी कि 222 के आधार पर प्रेसिडेंट है वो
जज का ट्रांसफ़र कर सकता है कि मतलब उसको भी जज का ट्रांसफ़र करने का मतलब सीजीआई से परामर्श करने के बाद इस तरीके के स्थानांतरित जो है वो कर सकता है। और इसके आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उसके आधार पर जो 4 सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 मुख्य न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, और 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब कि उनके भी जो सीजीआई से परामर्श लेना भी चाहिए। कहने के मतलब जिसमें न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा रहा है या दूसरा उससे प्राप्त किया था, उस आधार पर उसकी भी परमिशन लेना आवश्यक है। इस आधार पर उनका जो है वो हस्तांतरण मतलब उनका जो कहते हैं स्थानांतरित किया जा सकता है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया था जिसमें कि जो ट्रांसफ़र के जज हैं, मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उनको केवल आसान उपाय के रूप में, केवल सार्वजनिक हित में ही सजा के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। मतलब सार्वजनिक हित में सजा के माध्यम से ही नहीं लिया जा सकता है। मतलब उनका जो ट्रांसफ़र है उस आधार पर किया जाएगा कि जो करा जा रहा है या उनके मतलब सारी बातचीत करने के आधार पर, मतलब कंक्लूजन निकलने के आधार पर उनका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इनका जो ट्रांसफ़र है वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जाता है, लेकिन केवल न्यायाधीशों जो स्थानांतरित होता है उसे चुनौती दे सकता है। अब देखिए इन हाउस प्रोसीजर का जैसे कि देखते हैं, इसमें कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कहता है कि इन हाउस प्रोसीजर के मामले में जैसे कि दे रखा है कि इन्होंने जो आपका घर की प्रक्रिया क्या है, जिसमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके बारे में, जैसे कि 15 दिसंबर 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने गलत न्यायाधीशों के खिलाफ, मतलब अपॉइंटेड बाय द कमेटी ऑफ इन हाउस पार्लियामेंट टेक्स स्टेबल रिमेन, मतलब गलत न्यायाधीशों के खिलाफ किसी भी उचित उपचार कार्यवाही करने के लिए इन हाउस प्रक्रिया पर समिति की रिपोर्ट को अपनाया था। वो कैसे कि ये जो प्रक्रिया है द प्रोसीजर वर्क, ये जो प्रक्रिया है ये जो है न्यायिक कार्यों के निर्वसन से संबंधित है, मतलब न्यायिक कार्य जो है उनका जो कार्य किया जाता है उससे संबंधित है। मतलब एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों से निपटने के लिए बनाई गई थी। मतलब अगर किसी एक न्यायाधीश के जो खिलाफ है वो आरोप लगता है तो उस निपटने के आधार पर इस घर की प्रक्रिया इन हाउस प्रोसीजर यानी कि जो समिति है वो बनाई गई थी। और इसमें जो न्यायमूर्ति कन्नन केस के मामले में इस घर की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया था। क्योंकि इन जो था इन हाउस प्रक्रिया जो थे सीजीआई को न्यायाधीश को इस्तीफा देना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तलाश करने के लिए सलाह देती है। यानी कि जो ये इन हाउस है ये सलाह देती है कि जो सीजीआई हैं उन सीजीआई को न्यायाधीश को इस्तीफा देने या अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की तलाश करने के लिए सलाह देती है। कि उसमें बताया कि रिजाइन और सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि जो अपनी सेवानिवृत्ति ले रहा है उससे आधारित है। अगर न्यायाधीश इसमें इस्तीफा दे दे या रिटायर नहीं होता है तो मुख्य न्यायाधीश को यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कहाँ का, हाई कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस है वो कहाँ का, हाई कोर्ट का, कि किसी भी अगर मुख्य न्यायाधीश को किसी को भी न्यायिक कार्य को आवंटित नहीं करने की सलाह दी जाए तो यह मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नोटिस में है जो वो लाया जा सकता है। जिसके आधार पर 2 टाइप के कंटेम्प्ट हैं यहाँ पर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और दूसरा आता है सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें ये पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर यानी कि आपका कहते हैं कि इसके आधार पर जो जिसमें बताया गया था कि आपका कि किसी पब्लिकेशन मतलब किसी कार्य को करने के लिए अगर वो कार्यवाही रोकी जा रही है यानी किसी मामले में प्रकाशन या किसी अन्य कार्य को जो प्रदर्शन कर रहा है उसके मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। और दूसरा है सिविल कंटेम्प्ट जिसमें बताया कि किसी भी फैसले, डिग्री, दिशा आदेश या रिट को या अदालत के अन्य प्रक्रिया के जो द्वारा कार्य किया जाता है उसकी अगर मनाही करता है, उसको मानना करता है तो उसका आधार पर उसके खिलाफ जो केस चलाया जा सकता है। जिसमें जस्टिस कन्नन केस के बारे में दिखा रखा है कि ये इसमें कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, कोर्ट तमिलनाडु में, फिर ये आपके सीजे बने और अदर जज के खिलाफ जिन्होंने जो इशू केस किया, फिर 2016 में कलकत्ता हाई कोर्ट पे हुए थे। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया था फरवरी 2016 में, जब मद्रास हाई कोर्ट का ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट दिया गया था। फिर सुओ मोटो स्टेट ट्रांसफर ऑर्डर में। फिर उसके बाद ये सारी की सारी इनकी जो कहानी है वो चलती रही थी, जिसमें आधार पर ये जुडिशियल फर्स्ट था, पहले जुडिशियल थे जिनके आधार पर ये केस लगा था। कि ये जो मैटर चालू हुआ था जैसे कि आपको बताया गया है कि सन नवंबर 2011 से पूरा एक्सप्लेन हुआ था और फिर जनवरी 2014 में
इनके खिलाफ जो है अनफेयर का मामला, मतलब इन्होंने कहा था कि एक हॉल रूम एंटर हो गए थे जिसमें बताया कि जो न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट की जा रही है वो अनफेयर है, मतलब उसमें धांधलेबाजी चल रही थी। उसके बाद सन 2014 में इन्होंने कंडेम्स हिज लॉ अनकन्विंस्ड प्रोटेक्ट को किया था, मतलब उनको अवहेलना को माना नहीं था उन्होंने बात को। फिर 2015 में मद्रास हाई कोर्ट से के जो जज हैं उनके बाद असॉल्टिंग का मामला लगाया था। फिर नवंबर 2015 में उन्होंने जो लॉन्ग लीव के आधार पर चल कर रह गए थे। फिर फरवरी 2016 में उनका ट्रांसफर करा गया था कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर 17 में उन्होंने 20 जजेस थे जो उनके खिलाफ करप्शन का मामले का दायर। फिर 8 फरवरी को जो है उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि अपियर टू एक्सप्लेन व्हाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड। और मार्च 10 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया था, इनके बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। उसके आधार पर फिर देखिए जब बेलेबल वारंट इशू कर दिया था तो उस आधार पर ये जो थे उनकी पकड़ में भी नहीं आए थे, मतलब ये वहां से निकल गए थे, चले गए थे, भाग गए थे। और उसके आधार पर उनको फिर ढूंढा गया था और अंत में जब बातचीत कर दी गई तो अंत में 20 जून को जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जनवरी जो 2017 से जैसे बात करते हैं यहाँ से, उन्होंने कहा था कि जस्टिस कर्नल ने ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 20 जजों को भ्रष्ट बताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जैसे कि मैंने आप बताया था। और जिसमें ये लिखा था कि नोटबंदी के मामले में आपने कहा होगा कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया, परंतु ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उसके आधार पर जब सुनवाई चलती रही थी तो जब ये इस अवहेलना को मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन जब नहीं कर पाए थे तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने कहा था कि जब तक आप मतलब इस पूरे मामले में आपकी सुनवाई में पेश नहीं हुआ तो नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च उनके खिलाफ जो है वो वारंट जारी कर दिया था। और 10 मार्च के बाद की कहानी सुनिए, जब जस्टिस कर्नल ने 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो JS खेर और अन्य 6 जजों को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा और पत्र में लिखा उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और सरेआम उनकी बेइज्जती की गई जिसके बदले में उन्हें यह रकम दी जाए। परंतु फिर जस्टिस कर्नल ने 8 मई को जो देश के प्रधान न्यायाधीश JS खेर और सुप्रीम कोर्ट के 5 साल के शासनम की कार्यवाही उन्हें सुनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब कार्यवाही सुनाई थी तो उस आधार पर इनकी जो इन्होंने इनके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना की थी, अवमानना की थी उनके आदेश को, तो 9 मई को इनके खिलाफ है जो वो वारंट इशू हो गया था कि 6 महीने की जला की जो है सुनाई होगी, तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश इनको दे दिए गए थे। उसके बाद फिर ये जो है वो मतलब निकल गए थे वहां से और मतलब फिर जो पुलिस वाले आए थे पकड़ने के लिए वहां मिले नहीं थे। तो एंड में जाके मतलब पश्चिम बंगाल जो पुलिस ने उन्होंने तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर से 20 जून को इनको गिरफ्तार करा था वहां से और उसके आधार पर इन पे जो है वो फिर कार्रवाई चली थी। और इन्हीं कार्रवाई के आधार पर देखिए जैसे कि इसमें कुछ और केसेस भी शामिल थे जिसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब इसमें यही बंदे एक नहीं थे जिसमें और भी कई ऐसे पर्सन थे जिसमें और पर जिन्होंने जो कोर्ट की अवमानना था उसके आरोप पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस को जेल भेजा गया। उस आधार पर 6% और थे जो पहली बार नहीं हुआ था कि ऐसे आधार पर देखिए ये पहली बार ऐसा केस नहीं होता जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जज हैं वो उनका सीधा टकराव हुआ है। इससे पहले वी रामास्वामी, PD दिनकरन और सौमित्रा सेन केस के मामले में ये मामला है जो संसद तक पहुंचा था और जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो सीटिंग को निलंबित या बर्खास्त करने का अधिकार है जो वो चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया के पास भी नहीं होता। मतलब अधिक से अधिक हाई कोर्ट के जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है तबादला कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई भी काम ना देकर न्यायिक प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। और इसके आधार पर इनमें केस चलाया गया था जैसे कि PD दिनकरन ने उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मांगी थी, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप चलाया गया जो 2011 में चला था। मतलब वो ये था कि उनको जो कर्नाटक हाई कोर्ट से सिक्किम जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था, वो भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते थे। फिर आपका सौमित्र सेन जी थे, उन पे भी ये जो था लगाया गया था कि इन्होंने एक आंतरिक जांच की समिति के आधार पर उन्होंने कदाचार का दोषी पाया गया तो उनसे भी इस्तीफा देने को कहा गया था, परंतु बाद में उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। फिर जब उनके ऊपर महाभियोग लगाने की सिफारिश की थी तो 2009 में हाई कोर्ट संसद वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी संसद में महाभियोग चलाया गया।
परंतु ये महाभियोग चलाने के से पहले ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि रिटायर होने के बाद जो मिलने वाले जो प्रॉफिट थे उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं मैं इनसे वंचित ना हो जाऊँ, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे को ना मिले। तो उस आधार पर फिर सबसे पहला जो पहली बार लगाया था वो सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे वी रामास्वामी, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सकता और लोकसभा में लाया गया, परंतु महाभियोग प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि कांग्रेस सदस्यों ने सदन का जो है वो बहिष्कार कर दिया था। इस आधार पर ये 3-4% थे जिनके आधार पर ये केसेस हमारे लगाए गए थे। और देखिए अब तक मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज तक सिर्फ एक ही न्यायाधीश को पद से हटाया गया, मगर वह भी संविधान लागू होने से पहले। सन 1949 में जो हमारे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, उनको फेडरल कोर्ट की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव प्रसाद सिंह ने हटाया था। ये एक इंपॉर्टेंट है, जिसको क्वेश्चन है जो याद कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में आई हो या व्यूज़ हैं जो कमेंट है, प्लीज़ मेरे को info@upsciexam.com के ऊपर आप लोग मेरे को इसमें कमेंट्स जो है व्यू भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।